प्रधानमंत्री मोदी के लगातार तीसरी बार लेंगे प्रधानमंत्री पद की शपथ। 9 जून को शाम 6 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। संसद के सेंट्रल हॉल में एनडीए सांसदों की आज बैठक। मंत्रालयों के बंटवारे पर होगी बातचीत। मोदी 9 जून को लेंगे शपथ। इंडिया ब्लॉक की मुंबई में आज कांग्रेस नेताओं की बैठक। नवनिर्वाचित सांसद होंगे शामिल। कल दिल्ली में सीडब्ल्यूसी की मीटिंग। मानहानि केस में आज बेंगलुरु की कोर्ट में पेश होंगे राहुल गांधी। पूर्व सीएम मुंबई पर लगाया था कमीशन खोरी का आरोप। 12 जून से अमरावती आंध्र की आधिकारिक राजधानी होगी। कैपिटल बनाने में खर्च हुए 25,000 करोड़। 2014 में हुई घोषणा पर जगन ने काम रोका। यूपी, एमपी और झारखंड में हीट वेव की आशंका। राजस्थान में धूल भरी आंधी चलने का अलर्ट। बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में रहेगी उमस। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। खबर है देश की राजधानी दिल्ली से, जहां पर बीजेपी संसदीय दल की आज बैठक की जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली में नीतीश कुमार के आवास पर होगी बैठक। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली में नीतीश कुमार के आवास पर बैठक होगी। अहम खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर दिल्ली में नीतीश कुमार के आवास पर होगी बैठक। जेडीयू संसदीय दल की बैठक जारी। सभी सांसद मौजूद। दिल्ली में नीतीश कुमार के आवास पर बैठक। थोड़ी देर में एनडीए की बैठक में जाएंगे नीतीश कुमार। तो थोड़ी ही देर में एनडीए की बैठक में जाएंगे नीतीश कुमार। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, दिल्ली में नीतीश कुमार के आवास पर होगी बैठक। संसदीय दल की बैठक को लेकर अहम तैयारियां। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली में नीतीश कुमार के आवास पर होगी बैठक। अहम खबर आपको हम बता दें। और दिल्ली से बड़ी जानकारी, बीजेपी संसदीय दल की आज अहम बैठक होगी। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर दिल्ली से है, जहां पर सीएम योगी के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। सीएम एनडीए संसदीय दल की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में एनडीए सांसदों के साथ में सीएम भी शामिल होंगे। तो बैठक में एनडीए सांसदों के साथ में सीएम भी होंगे शामिल। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर बैठक में डिप्टी सीएम भी शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और बैठक को लेकर सभी तैयारियां। बैठक में एनडीए सांसदों के साथ सीएम भी होंगे शामिल। दिल्ली से खबर, दोनों ही डिप्टी सीएम भी बैठक में शामिल होंगे। दूसरा दिन है आज मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे का। बैठक में एनडीए सांसदों के साथ में सीएम भी शामिल, दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल। दिल्ली से खबर, सीएम योगी के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बैठक में एनडीए सांसदों के साथ मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। तो यह अहम जानकारी, आज पीएम को चुना जाएगा एनडीए संसदीय दल का नेता। दिल्ली से खबर, सीएम योगी के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन। तो सीएम योगी के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन। सीएम एनडीए संसदीय दल की बैठक में होंगे शामिल। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं। संदीप का रुख कर लेते हैं। संदीप, पूरी जानकारी क्या है आपके पास, क्योंकि आज मुख्यमंत्री के साथ ही दोनों ही उप मुख्यमंत्री भी बैठक में बताया जा रहा है शामिल होने वाले हैं। बैठक में एनडीए सांसदों के साथ सभी की मौजूदगी होगी। पूरी जानकारी क्या? देखिए गरिमा, निश्चित तौर पे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा है और इसके साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम वो भी दिल्ली में इस समय मौजूद हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो अनुमान लगाया जा रहा था कि जिस तरीके से सीटें आने की बात कही जा रही थी कि उत्तर प्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटें जीतने वाली थी। तो यही लक्ष्य बना करके भारतीय जनता पार्टी खुद को आगे बढ़ा रही थी।
लेकिन शायद वो लक्ष्य हासिल भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई है। तो अब जो जिम्मेदारियां जो बनती हैं, जो लगातार जो है दौरे हुए हैं, जो लगातार जो है जनता के बीच में गए हैं, उसका पूरा हम्म। रिपोर्ट कार्ड जो है डी को सौंपा जाएगा। यानी कि जो महत्वपूर्ण जो बैठक होगी, उसमें बहुत से ऐसे फैसले होंगे, जो बातें होंगी वो सामने निकल कर आएंगी। क्योंकि जहां तक अब तक उत्तर प्रदेश से अनुमान लगाया जा रहा था कि अगर 80 सीटें ना सही, अगर 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 50 सीटें तक भी उत्तर प्रदेश से अगर निकल करके आती हैं, तो एक बेहतर रिजल्ट जो है वो देखने को मिल सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो रणनीति थी भारतीय जनता पार्टी की, वो रणनीति उत्तर प्रदेश में काम नहीं आई। उत्तर प्रदेश में एक तरफ देखा गया जिस तरीके से अखिलेश यादव का और कांग्रेस के जो लीडर हैं, उनका जादू जो है वो चलता हुआ नजर आया। तो यही तमाम सवालों को लेकर के आज जो है जो बैठक होगी, इस बैठक में कई प्रश्न होंगे, जो प्रश्न जो है वो पूछते हुए नजर आएंगे। यानी कि अब पूरा रिपोर्ट कार्ड उत्तर प्रदेश का जो है वो देना होगा। जी गरिमा। बिल्कुल, पूरा रिपोर्ट कार्ड देना होगा। और देखिए, तो रिपोर्ट कार्ड की बात हो गई संदीप, इसके बाद समीक्षा बैठकें जब होंगी तब उसमें कार्ड बताओ नोटिस भी बताया जा रहा है मांगा जाएगा, और उसमें क्या कुछ इस नतीजे को लेकर कारण दिया जाता है वो भी बहुत अहम होगा। देखिए गरिमा, ये जो बैठक है एनडीए की, वो साफ तौर पे बहुत सी चीजें स्पष्ट होंगी। क्योंकि अभी एनडीए की कई बैठकें और होंगी। उत्तर प्रदेश में जो सीटें निकल करके आई हैं, जिन्होंने पद छोड़ा है, जो या विधानसभा छोड़ करके जो कैबिनेट में कई मंत्री होते थे वो छोड़ करके वो अब जो है सांसद बने हैं, तो अब क्या उन्हें पद दिया जाएगा, इस पे चर्चा होगी। इसके साथ साथ में कैसे मंत्रिमंडल जो विस्तार होगा, शपथ ग्रहण होगा, फिर मंत्रिमंडल विस्तार होगा, उनकी रूपरेखा को पूरी तैयारी होगी। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ये भी चाहती है कि कहीं से भी हमारे कार्यकर्ता हताश ना हो। उत्तर प्रदेश में कम सीटें जरूर लाए, लेकिन हताशा ना हो, इसको लेकर के जयघोष भी किया जाएगा। यानी कि जगह जगह पे अब जो है भारतीय जनता पार्टी इसका जश्न भी मनाती हुई नजर आएगी, क्योंकि अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाना है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के आज ये मंथन है, ये काफी महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि दोनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम वहां पे मौजूद हैं। तो तमाम ऐसी चीजें हैं। इसके साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष जो है वो भी वहां पे मौजूद है। तो ये जो चर्चाएं होंगी, वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को कैसे, उत्तर प्रदेश में अपने जो जनाधार को और मजबूत किया जाए, कैसे आगे की तैयारियां की जाए। क्योंकि आने वाले समय 2 साल के बाद जो है उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी है, तो भारतीय जनता पार्टी उस पर भी तैयारी करती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल, खास तैयारियां होंगी। बैठक में एनडीए सांसदों के साथ में सीएम मौजूद होंगे। और देखिए, सीएम का ये दौरे का दूसरा दिन है संदीप, लगातार इस खबर को लेकर हम बात भी कर रहे हैं। संदीप, जो नतीजे सामने आए, इसने बीजेपी को पूरी तरीके से चौंका दिया था। उत्तर प्रदेश में क्या लग रहा है कि देखिए, अभी फिलहाल कोई प्रतिक्रिया किसी भी बड़े नेता की या दिग्गज के सामने नहीं आई है, लेकिन जब सभी बैठेंगे उस दौरान क्या लग रहा है कि इस हार के पीछे जिम्मेदार किसको ठहराया जाएगा? क्योंकि इसे हम हार ही कहेंगे, चाहे वो अयोध्या हो, अमेठी हो, इन सभी बड़ी सीटों पर हारना, या अमेठी के आसपास के जितने जिले थे लगभग सभी पर हार मिली है, अयोध्या के आसपास भी जितने जिले थे उन सभी जिलों में भी हार मिली भारतीय जनता पार्टी को। तो इन सब पर जब मंथन होगा तो क्या लग रहा है कि आखिर कौन कटघरे में खड़ा होगा? देखिए, बिल्कुल जिम्मेदारियां सबकी थी। क्योंकि जिस तरीके से सभी जो है चुनाव को लेकर के पूरी तरीके से ये कहना चाह रहे थे कि इस बार उत्तर प्रदेश में 80 सीटें जो है वो जीत कर दिखाएंगे। इसके साथ अगर हम बात करते हैं तो भारत की 400 सीटों को पार लगाने का जो भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य था, जो एनडीए का लक्ष्य था, उस पर भी काम नहीं हो पाई। यानी कि कहीं ना कहीं जो मंथन करने वाली चीजें होंगी, उस पर जरूर चर्चा की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पे ऐसे चीजों को लेकर के चर्चा जरूर करती हुई नजर आएगी, जहां पर तमाम की वो सीटें निकाली जा सकती थी। लेकिन अगर अमेठी की बात करते हैं, या तो फिर हम बात करते हैं रायबरेली की बात करते हैं, जो यहाँ आसपास जो प्रियंका गांधी का जो 10 दिन का जो ठहराव था, जो जनता के बीच में संवाद था, वो गहरा असर जो है छोड़ता हुआ नजर आया है। क्योंकि इस लोकसभा चुनाव में देखा गया है। इसके साथ साथ जो पूर्वांचल की जो सीटें थी, जहां पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी का एक साथ जो है जो रथ निकले हैं, एक साथ जो है एक ही रथ पे मौजूद होकर के निकले हैं, इसका प्रभाव देखने को मिला है। हमने देखा बैरिकेडिंग तोड़ते हुए कार्यकर्ताओं को, बैरिकेडिंग तोड़ करके वो कार्यकर्ता कब अंदर जाते थे, कब मिलने के लिए पहुंचते थे अखिलेश यादव की, वो भीड़ में देखने को मिला था। कहीं ना कहीं जो एक भीड़ तो माना जाता है कि हिस्सा वोट का हिस्सा नहीं होते हैं, लेकिन एक अपने नेता को देखने के लिए लोगों के अंदर एक उल्लास था, एक जो है एक उनके मन में ये हो रहा था कि हम अपने नेता से मिलने के लिए पहुंचेंगे। तो इन सारी चीजों को लेकर के जब अगर मंथन किया जाएगा, तो निश्चित तौर पर ऐसे में जो समाजवादी पार्टी है और हम अगर इंडिया गठबंधन में घटक दलों में कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं,
तो हम उस कांग्रेस की अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा उन्होंने छाप छोड़ती हुई नजर आई है, क्योंकि जहां एक बार अगर 2019 के चुनाव में देखा जाए तो मात्र एक सीट कांग्रेस जीती थी। 2014 के चुनाव की अगर हम बात करते हैं मात्र 2 सीट कांग्रेस ने जीता था। इस बार कांग्रेस ने 6 सीट जीत करके बड़ा एक इतिहास जो है वो रचने का काम किया है। लेकिन इसके साथ ही साथ में अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की, जो अब तक की सबसे ज्यादा सीटें निकाल करके उत्तर प्रदेश से देकर देने वाली वो पार्टी बन गई है। तो यानी कि कहीं ना कहीं इस बार जो है लोगों ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का समर्थन भी करते हुए नजर आए। बिल्कुल बिल्कुल संदीप, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, आज संसदीय दल की बैठक में सीएम शामिल होंगे और दोनों ही डिप्टी सीएम भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। बड़ी खबर, आज प्रधानमंत्री को चुना जाएगा एनडीए संसदीय दल का नेता। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और दिल्ली से खबर, सीएम योगी के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर है दिल्ली से, जहां पर नरेंद्र मोदी की शपथ में शामिल होंगे मजदूर। संसद निर्माण में लगे मजदूरों को आमंत्रित किया। वंदे भारत ट्रेन मेट्रो निर्माण में लगे लोग भी बुलाए गए। पीएम के शपथ में ट्रांसजेंडर्स को भी बुलाया गया। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पीएम के शपथ में ट्रांसजेंडर्स को भी बुलाए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन मेट्रो निर्माण में लगे लोगों को भी बुलाए जाने की बात सामने आई है। और पीएम के शपथ में ट्रांसजेंडर्स को भी बुलाए जाने की बात, फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। वंदे भारत ट्रेन मेट्रो निर्माण में लगे लोगों को भी बुलाए जाने की बात सामने आई है। दिल्ली से बड़ी जानकारी, प्रधानमंत्री के शपथ में ट्रांसजेंडर्स को भी बुलाए जाने की बात। संसद निर्माण में लगे मजदूरों को भी आमंत्रित किया गया है और योजनाओं के लाभार्थियों को भी आमंत्रित किया गया है। पीएम के शपथ में ट्रांसजेंडर्स को बुलाए जाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से अहम जानकारी, संसद निर्माण में लगे मजदूरों को आमंत्रित किए जाने की बात। वंदे भारत ट्रेन मेट्रो निर्माण में लगे लोगों को भी बुलाया गया है। पीएम के शपथ में ट्रांसजेंडर्स को भी बुलाया गया। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह को खास बनाने के लिए कई खास लोगों को न्योता भी दिया गया है। बताया जा रहा है कि संसद निर्माण में जिन मजदूरों ने अहम भूमिका निभाई थी उनको भी इसमें आमंत्रित किया गया है। इसके साथ ही वंदे भारत मेट्रो निर्माण में लगे लोगों को बुलाया गया है और ट्रांसजेंडर्स को भी न्योता दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तीसरी बार देश में प्रधानमंत्री के तौर शपथ ग्रहण समारोह उनका होगा, तो वो जो शपथ लेंगे उस दौरान इसको बेहद खास बनाने के लिए विदेशी मेहमान ही नहीं, देसी मेहमानों को भी बुलाया जा रहा है। इसमें खासकर उन लोगों का भी नाम शामिल है कि वीआईपी तो हर शपथ ग्रहण समारोह में आते हैं जब भी कोई शपथ ग्रहण होता है, ठीक है। और लेकिन इसमें आपको बता दूं कि इस बार के शपथ ग्रहण समारोह को नरेंद्र मोदी इसलिए बेहद खास अपने लिए बनाना चाहते हैं कि जो भारत के अंदर केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही हैं, जो भी परियोजनाएं चल रही हैं, जिनमें मजदूर वर्ग से लेकर बाकी लोग जो काम कर रहे हैं, उनमें कुछ चुनिंदा लोगों को इस बार शपथ ग्रहण समारोह में अतिथि बनाने के तौर पर वहां शामिल किया जा रहा है और उनको शपथ ग्रहण का निमंत्रण देकर बुलाया जा रहा है। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी अपने किसी भी काम को, किसी परियोजना, किसी विशेष काम के लिए जब वो आगे बढ़ते हैं और उस काम को अंतिम अंजाम देने पर लगते हैं, तो कुछ उसमें खास और नयापन लाने के लिए कुछ जरूर विशेष करते हैं।
तो इस बार भी जब तीसरी बार शपथ ग्रहण समारोह होगा तो नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरी बार शपथ लेंगे तो इसमें विदेशी मेहमानों के साथ देश के भी कुछ चुनिंदा लोगों को भी आमंत्रित किया गया। इनमें उन खास मजदूर वर्ग या उन वर्कर्स को नाम शामिल किया जा रहा है जिनको जो केंद्र सरकार की चलने वाली विशेष योजनाओं में अपना कर्म निभा रहे हैं यानी काम कर रहे हैं, उन लोगों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं काफी खास इस कार्यक्रम को बनाए जाने का जो प्रयास है वो लगातार किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर योजनाओं के लाभार्थियों को भी आमंत्रित किए जाने की बात सामने आई है। संसद निर्माण में लगे मजदूरों को भी आमंत्रित किया गया है। बड़ी खबर आपको हम बता दें जहां पर वंदे भारत ट्रेन मेट्रो निर्माण में लगे लोगों को भी बुलाया गया। और अगली खबर है दिल्ली से जहां पर संसद भवन में घुसने की कोशिश पर 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फर्जी आधार कार्ड दिखाकर घुसने की कोशिश की थी और सीआईएसएफ ने 3 मजदूरों युवकों को गिरफ्तार किया है। इस खबर पर आगे बढ़ेंगे उससे पहले लखनऊ से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सबसे पहले उसका रुख कर लेते हैं जहां पर अखिलेश की नवनिर्वाचित सांसदों के साथ बैठक की बात सामने आई है। तो बड़ी खबर आपको हम बता दें जहां पर अखिलेश की नवनिर्वाचित सांसदों के साथ बैठक। सुल्तानपुर से रामभुआल को बुलाया गया और इसके साथ ही सपा मुख्यालय पहुंच चुके हैं सुल्तानपुर से नवनिर्वाचित सांसद रामभुआल। सपा मुख्यालय पर अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे। सुल्तानपुर से उन्होंने मेनका गांधी को मात दी है और शिवपाल सिंह यादव भी सपा मुख्यालय पहुंच चुके हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें कई लोकसभा सीटों से जीते सांसदों का पहुंचना भी शुरू हो चुका है। तो कई लोकसभा में जीते सांसदों का पहुंचना भी हुआ शुरू। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। नवनिर्वाचित सांसदों के साथ अखिलेश यादव करेंगे बैठक। तो नवनिर्वाचित सांसदों के साथ में अखिलेश यादव की बैठक होगी। सपा मुख्यालय पर नवनिर्वाचित सांसदों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सपा मुख्यालय पर अखिलेश यादव से करेंगे मुलाकात। तो सपा मुख्यालय पर अखिलेश यादव से मुलाकात होगी और नवनिर्वाचित सांसदों से भी अखिलेश संग बैठकर करेंगे वार्ता। सपा मुख्यालय पर नवनिर्वाचित सांसदों को बुलाया गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लोकसभा सीटों को लेकर अहम जानकारी। सुल्तानपुर से रामभुआल निषाद समाजवादी पार्टी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। और सपा मुख्यालय पर अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे। सपा मुख्यालय पर नवनिर्वाचित सांसदों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ। सुल्तानपुर से रामभुआल पहुंचे हैं। वहीं सपा मुख्यालय पर अखिलेश यादव से मुलाकात होगी। तो सपा मुख्यालय पर अखिलेश यादव से होगी मुलाकात। शिवपाल सिंह यादव पहुंचे सपा मुख्यालय। नवनिर्वाचित सांसदों से भी अखिलेश संग होगी बैठक। और लखनऊ से आम खबर, अखिलेश के नवनिर्वाचित सांसदों के साथ बैठक।
सपा मुख्यालय पर नवनिर्वाचित सांसदों का पहुंचना शुरू हुआ। कई लोकसभा सीटों से जीते सांसदों का पहुंचना हुआ शुरू। सुल्तानपुर से रामभुआल निषाद समाजवादी पार्टी मुख्यालय पहुंच चुके हैं और शिवा शर्मा हमारे साथ में इसी खबर पर बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। शिवा रुक कर लेते हैं। शिवा, सपा मुख्यालय पर नवनिर्वाचित सांसदों की बैठक हो रही है, पूरी जानकारी क्या है आपके पास? देखिए, अभी कुछ ही देर पहले जो नवनिर्वाचित सांसद है उत्तर प्रदेश के अंदर वो तकरीबन पहुंच चुके हैं और अभी रामभुआल निषाद जो मेनका गांधी को सुल्तानपुर से हरा करके पहुंचे हैं, वो अभी समाजवादी पार्टी मुख्यालय के अंदर गए हैं और तमाम और सांसदों का पहुंचना लगभग एक के बाद एक जारी है। न सिर्फ सांसद बल्कि कई और जो क्षेत्रीय विधायक हैं, जो पूर्व विधायक हैं, जो ये कहा जाए कि पार्षद है, उनके भी पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद से ये पहले ऐसे सांसद होंगे जो उनके इलाके के जो प्रतिनिधि मंडल होंगे वो सीधे सीधे अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे। और आप देख सकते हैं हमारे सामने तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त मौजूद हैं, जो अपने अपने क्षेत्रीय नेताओं के साथ आए हैं। तो भीड़ इसी बात को लेकर के लगी है कि अभी कुछ ही देर में जब सपा प्रमुख अखिलेश यादव जब पहुंचेंगे यहाँ पर तो उनसे मुलाकात करेंगे। अखिलेश यादव अपनी जीत की जो कुंजी है उसके बारे में भी बताएं कि आखिरकार जीत का फलसफा कैसे है। दूसरी अहम बैठक इसलिए भी क्योंकि अगले 6 महीने में उपचुनाव भी उन विधानसभा क्षेत्रों में होने हैं जहां से जो पार्टी के जो कद्दावर जो सांसद बने हैं उनकी सीटें खाली हुई हैं। तो इसके बारे में भी रणनीति तय होगी कि आखिरकार वहां से विधायक कौन चुना जाए, किसकी ज़्यादा पैठ है उस इलाके में, इन सब चीज़ों को लेकर के चर्चा होगी। और धन्यवाद दिया जाएगा अखिलेश यादव का कि जिस तरीके से इस लोकसभा चुनाव में जो प्रदर्शन हुआ उत्तर प्रदेश में और सभी राज्यों में, किस तरीके से उनकी पीडीए की रणनीति जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर काबिज हुई और उस पर कायम किया गया। तो तमाम जो विचारधारा है वो समाजवादी पार्टी की वो अपने सांसदों को सौंपेंगे अखिलेश यादव। और ज़रूर कहा जा सकता है कि इस बैठक में अखिलेश यादव कोई बड़े फैसले भी ले सकते हैं कि क्षेत्र में जो जीते हुए नवनिर्वाचित सांसद है वो किस तरीके के काम करे और जनता में रुझान किस तरीके से समाजवादी पार्टी की ओर खींचे। बिल्कुल, काफ़ी अहम माना जा रहा है आज की इस बैठक को। और शिवा, क्या और निर्देश समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से दिए जा सकते हैं? यहाँ पर शिवपाल यादव भी पहुंचे हैं, उनकी ओर से क्या कुछ कहा जा सकता है? क्योंकि अभी फिलहाल समाजवादी पार्टी इन नतीजों के बाद में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। अखिलेश यादव के लिए एक खास मौका है, तो अपने सांसदों में क्या कुछ मैसेज जो है, संदेश देने की कोशिश अखिलेश यादव की ओर से होगी? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश से 37 सीटें समाजवादी पार्टी ने हासिल की है और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है लोकसभा चुनाव में। तो अखिलेश यादव ये जो जीत का मैसेज है वो पहले अपने सांसदों को देंगे और साथ ही साथ उनके साथ अभी जो इस वक्त थोड़ी देर पहले राष्ट्रीय महासचिव है समाजवादी पार्टी के शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव के चाचा भी हैं, वो भी वहाँ पर पहुँचे हैं और तमाम सांसदों से मुलाकात करेंगे। और रणनीति जो इस बार लोकसभा चुनाव के दौरान बनाई गई है, जो उनकी सोच है, जो उनकी विचारधारा है, वो अपनी सांसदों से शेयर करेंगे और किस और मजबूती से लड़ना है, क्योंकि आने वाले समय में उपचुनाव भी हैं। फिर एक बार से कह रहा हूं कि और आने वाले समय में एक विधानसभा चुनाव भी हैं। तो दोनों एक टारगेट है और लोकसभा जीत जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की हुई है उसको किस तरीके मजबूत करना है उपचुनाव में और आने वाले विधानसभा चुनाव में। और साथ ही साथ जो लोग भाजपा से नाराज होकर के समाजवादी पार्टी के खेमे में वोट करके आए हैं उनके लिए क्या कुछ करना है, उनके लिए क्या कुछ रणनीति है, ये भी तय किया जाएगा। लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान में जो लोग ने जो विधायकों ने वोट काटने का काम किया है उनके लिए भी एक रणनीति तैयार करेंगे अखिलेश यादव, उनको भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। और कई ऐसे लोग भी हैं जो हमने देखा एमएलसी चुनाव के वक्त समाजवादी पार्टी में रहते हुए समाजवादी पार्टी का साथ उन्होंने नहीं दिया, भाजपा को सपोर्ट किया, उनके लिए भी एक टारगेटेड रणनीति तैयार कर रखी है अखिलेश यादव ने, उसके ऊपर भी चर्चा होगी। तो अहम चर्चाओं का जो दौर है वो अभी कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा। यहाँ से कुछ ही कदमों की दूरी पर अखिलेश यादव का आवास है, वहां से निकल करके सीधे वो पार्टी मुख्यालय आएंगे और अपने सांसदों से और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। बिल्कुल, काफ़ी अहम इस बैठक को माना जा रहा है। और शिवा, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। अब सीधा अपने दर्शकों को हम दिल्ली लेकर चलते हैं, जहां पर एनडीए के सभी जो संसदीय दल के लोग हैं उनको बुलाया गया है। नीतीश कुमार की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। तो देखिए, अहम बैठक की शुरुआत यहाँ पर होने जा रही है। दिल्ली से तस्वीरें, राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो दिल्ली से ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। अहम बैठक की शुरुआत होते हुए
जय बिहार। जय बिहार। तो यहाँ पर अहम बैठक की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि अब वो घड़ी भी नजदीक आ रही है। बताया जा रहा है कि 9 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी और इससे पहले लगातार अहम बैठकों का जो सिलसिला है वो जारी है। संसदीय दल की बैठक अभी थोड़ी ही देर में शुरू होने की बात सामने आ रही है। उससे पहले सभी के पहुंचने का सिलसिला और उस दौरान की तस्वीर आपको हम टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, संसदीय दल की बैठक से पहले जो बड़े नेता यहां पर पहुंच रहे हैं उसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं और इसके साथ ही राजनाथ सिंह भी पहुंच चुके हैं। तो ये तस्वीरें जहां पर सभी संसदीय दल के जो सदस्य हैं उनको यहां पर बुलाया गया है और खास बैठक होनी है। बीजेपी एनडीए संसदीय दल की बैठक थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगी। उससे पहले सभी का आना यहां पर शुरू हो चुका है और उसकी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगी बैठक। तो यह हम जानकारी आपको हम बता दें, बीजेपी एनडीए संसदीय दल की बैठक थोड़ी ही देर में हो जाएगी शुरू। बैठक में एनडीए सांसदों के साथ सीएम भी शामिल होंगे। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली से खबर, जहां पर संसद भवन में घुसने की कोशिश पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फर्जी आधार कार्ड दिखाकर घुसने की कोशिश की सीआईएसएफ ने तीनों मजदूर युवकों को गिरफ्तार भी कर लिया है। एमपी लाउंज के निर्माण में लगाए गए थे मजदूर। टीवी प्रोजेक्ट कंपनी के 3 मजदूरों को की अरेस्टिंग। 4 जून की घटना, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 4 जून की घटना, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें, एमपी लाउंज के निर्माण में लगाए गए थे मजदूर। बड़ी खबर आपको हम बता दें, दिल्ली से खबर, संसद भवन में घुसने की कोशिश की गई। फर्जी आधार कार्ड दिखाकर घुसने की कोशिश की गई है। गिरफ्तारी हो गई है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। लाइव न्यूज में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, चल लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और इसी बीच आपको दिल्ली से बड़ी खबर बता देते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, दिल्ली में पुराने संसद भवन में एनडीए की बैठक। कई राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम इस बैठक में पहुंचे। दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक। दिल्ली में पुराने संसद भवन में एनडीए की बैठक। कई राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम बैठक में पहुंचे। तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे प्रधानमंत्री मोदी। दिल्ली में पुराने संसद में हो रही है बैठक। कई राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम बैठक में पहुंचे। दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक जारी। तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे प्रधानमंत्री मोदी। दिल्ली में पुराने संसद भवन में एनडीए की बैठक जारी। कई राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम बैठक में पहुंचे। दिल्ली में पुराने संसद भवन में एनडीए की बैठक। कई राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम शामिल।
दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक। तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे मोदी। दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक जारी। तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे मोदी। तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कई राज्यों के सीएम डिप्टी सीएम शामिल। तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे मोदी। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली में पुराने संसद भवन में एनडीए की बैठक जारी। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे मोदी। दिल्ली में पुराने संसद भवन में एनडीए की बैठक जारी। और दिल्ली से एक और खबर आपको बता देते हैं, जहां पर राहुल गांधी पर मानहानि केस का मामला। केस में अब तक 18 जून को होगी सुनवाई। कंडोलेंस के चलते आज नहीं होगी सुनवाई। अमित शाह पर टिप्पणी के बाद हुआ था केस दर्ज। बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने दाखिल किया था परिवारवाद। सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है केस। अमित शाह पर टिप्पणी के बाद दर्ज किया गया था केस। कंडोलेंस के चलते आज नहीं होगी सुनवाई। अमित शाह पर टिप्पणी के बाद हुआ था केस दर्ज। अमित शाह पर टिप्पणी के बाद दर्ज हुआ था केस। बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने दाखिल किया था वाद। सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है केस।
और इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, क्या कुछ जानकारी है जिस केस में आज सुनवाई होनी थी? फिलहाल आज सुनवाई नहीं होगी, सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में केस चल रहा। आपको बता दूं कि आज राहुल गांधी की बेंगलुरु कर्नाटक के बेंगलुरु में आज एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होनी थी। इसके लिए राहुल गांधी सुबह ही बेंगलुरु के लिए यहाँ से रवाना हो गए थे। आपको बता दूं कि सुनवाई होने के दौरान वहाँ से का जो मामला आया उसके वजह से जो सुनवाई की डेट टाल दी गई और अगली तारीख 18 जून लगाई गई थी। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो विजय मिश्रा है, उन्होंने मानहानि का केस राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज कराया था और उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने चुनाव के दौरान जो कमीशन को लेकर भाजपा के नेताओं और भाजपा सरकार उसमें कर्नाटक में हुआ करती थी, मुंबई मुख्यमंत्री थे भाजपा, उनके खिलाफ कमीशन खोरी का जो आरोप लगाया था उसके विज्ञापन भी अखबारों में छपवाए थे। तो उन विज्ञापनों की कटिंग का हवाला देते हुए ही विजय मिश्रा ने, भाजपा नेता है, उन्होंने जो बेंगलुरु कोर्ट जो एमपी एमएलए कोर्ट है उसमें उन्होंने सुनवाई आज होनी थी उसी मुकदमे के, तो कंडोलेंस होने की वजह से तारीख स्थगित कर दी गई और अगली सुनवाई 18 जून को होनी है। तो अब ये देखना होगा कि 18 जून को फिर जब राहुल गांधी दिल्ली से बेंगलुरु पहुंचते हैं और एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होते हैं, तो एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी इस मानहानि के केस में और उनके वकील क्या दलीलें रखते हैं और राहुल गांधी इसे क्या मानते हैं। और जहां तक मानहानि के केसों में तो ज्यादातर यही शर्त रखी जाती है कि आपने जो आरोप लगाए थे वो झूठे थे और आप झूठे मानते हुए कोर्ट में माफी मांग लीजिए। और लेकिन राहुल गांधी का जो पुराना रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो राहुल गांधी ने मानहानि के जितने भी पुराने केसों में, लगभग ज्यादातर केसों में राहुल गांधी ने भाजपा नेताओं पर लगाए हुए आरोपों के मामले में मानहानि के मद्देनजर कभी भी माफी नहीं मांगी है। तो कई बार कोर्ट के इन आरोपों में राहुल गांधी को तगड़ा झटका भी लगा है। अब यह देखना होगा कि बेंगलुरु में और कर्नाटक के एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के पर लग जो मानहानि का मुकदमा आज सुनवाई होनी थी, नहीं हो सकी, 18 जून को होगी, तो क्या कोर्ट में होता है। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि राहुल गांधी पर मानहानि केस का मामला दर्ज किया गया है। अमित शाह पर टिप्पणी के बाद ये केस दर्ज किया गया था। फिलहाल आज इस मामले पर नहीं होनी है सुनवाई, 18 जून को होगी इस मामले पर अगली सुनवाई। कानपुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर आज इरफान सोलंकी को सुनाई जाएगी सजा। महाराजगंज जेल से कानपुर नहीं आएंगे इरफान, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी इरफान सोलंकी की पेशी। 2 साल से ऊपर की सजा हुई तो चली जाएगी विधायकी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी इरफान सोलंकी की पेशी। अगर 2 साल से ज्यादा की सजा सुनाई जाती है तो इरफान सोलंकी की विधायकी पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। और हेमा मालिनी क्या कुछ कह रही है, सुन लेता है। इसमें आपको क्या लग रहा है, कुछ चुनौतियां होंगी? बहुत सारे चुनौतियां आई है सामने, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है हमारी सरकार इन सबको संभाल लेंगे, अच्छा हो जाएगा। ये और डिंडोरी से खबर, जहां पर बिजली विभाग के सब स्टेशन पर लगी आग, धुंधु कर जल रहा ट्रांसफार्मर। और कानपुर से खबर आपको बता रहे थे, जहां पर इरफान सोलंकी को आज सजा सुनाई जाएगी, उनकी विधायकी पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी पेशी। आज इरफान को सुनाई जाएगी सजा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कौस्तुभ मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कौस्तुभ, क्या कुछ जानकारी है? आज इरफान सोलंकी पर फैसला आना है, आज उनको सजा सुनाई जा सकती है। बिल्कुल, आपको बता दो कि कानपुर की ने बीती 3 जून को इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी समेत अन्य 3 लोगों को आगजनी के मामले में दोषी करार दिया था, जिसके बाद आज यानी 7 जून को उनको
उन सभी लोगों को सजा सुनाई जाएगी। इसमें सबसे मुख्य बात यह है कि अगर आईपीसी की धारा 436 के तहत सजा सुनाई जाती है तो उसमें कम से कम 10 साल या फिर उम्र कैद की सजा है। तो ये तय माना जा रहा है कि इरफान सोलंकी की जो विधायकी है वो चली जाएगी। और इस सजा को लेकर कानपुर पुलिस कमिश्नरेट है वो पूरी तरीके से सख्त है। कचहरी परिसर को जो है वो छावनी में भी तब्दील कर दिया गया। जी बिल्कुल, कब तक सुनाई जा सकती है सजा? क्या इसको लेकर कोई जानकारी साझा की गई है? जी बिल्कुल, बता दो कि अन्य आरोपी तो सभी कोर्ट में आएंगे, लेकिन इरफान सोलंकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। और बात रही सजा की तो दोपहर तक इस पर फैसला आना संभव है। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि महाराजगंज से कानपुर नहीं जाएंगे इरफान, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी पेशी। डिंडोरी से खबर, जहां पर बिजली विभाग के सब स्टेशन पर लगी आग, धू धू कर जल रहा ट्रांसफार्मर, अज्ञात कारणों से आग लगी। डिंडोरी के बजवाग इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अज्ञात कारणों से लगी आग। डिंडोरी के बजवाग इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बिजली विभाग के सब स्टेशन में लगी आग। डिंडोरी के बजवाग इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर जालौन से, जहां एसओजी सर्विलांस टीम एवं थाना रेंडर की संयुक्त टीम द्वारा अंतर्राज्यीय लुटेरे गिरोह के 4 शातिर अभियुक्तों को चेकिंग के दौरान पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्तों के पास से अवैध असलाह, जिंदा कारतूस, चोरी की 2 बाइक और फोन आदि सामान बरामद किए गए हैं। सीओ जालौन ने मामले का खुलासा किया है। आपको बता दें कि लगामपुरा नदी थाना रेंडर क्षेत्र में राहगीरों से लूट व चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 4 शातिर बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हुआ है। को एसओजी सर्विलांस टीम और रेडर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा रेडर लगामपुरा रोड पर चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान 2 बाइकों पर सवार अभियुक्तों द्वारा भागने का प्रयास करते हुए पुलिस पर मारने की नीयत से फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा भी आत्मसुरक्षा फायरिंग किया गया, जिसमें एक अभियुक्त घायल हुआ तथा 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए। एक भागने में सफल रहा। लोकसभा चुनाव 2024 में महिला उम्मीदवारों ने फिर अपना दम दिखाया और इस बार 74 महिलाएं जीतकर लोकसभा पहुंची। हालांकि 2019 में यह आंकड़ा 78 का था। पश्चिम बंगाल में 11 महिला उम्मीदवारों को लोकसभा भेजा है और इस लोकसभा चुनाव में कुल 797 महिला उम्मीदवारों ने पूरे देश में चुनाव लड़ा था, जिसमें बीजेपी ने सबसे ज्यादा 69 महिला उम्मीदवार मैदान में उतारी थी। उसके बाद कांग्रेस ने 41 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया था। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 में महिला उम्मीदवारों ने फिर से अपना दम दिखाया है। इस बार 74 महिलाएं जीतकर लोकसभा पहुंची हैं। हालांकि 2019 में यह आंकड़ा 78 का था। पश्चिम बंगाल ने 11 महिला उम्मीदवारों को लोकसभा भेजा है। इस लोकसभा चुनाव में कुल 997 महिला उम्मीदवारों ने पूरे देश में चुनाव लड़ा था, जिसमें बीजेपी ने सबसे ज्यादा 69 महिला उम्मीदवार मैदान में उतारी थी। उसके बाद कांग्रेस ने 41 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया था। जीतने वाली 74 महिलाओं में कुछ महिला उम्मीदवार पहली बार संसद पहुंचेंगी तो कुछ दूसरी या तीसरी बार। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष सबका मैं जो है पूरे दिल से धन्यवाद करती हूं, और सबसे बड़ा धन्यवाद जो मैं आज करती हूं वो मंडी की जनता का, जिन्होंने अपनी बेटी को, अपनी बहन कंगना को जो है वो आज इस मुकाम पे पहुंचाया। और मैं आश्वासन देती हूं कि जितना भरोसा उनको हमारे नेता
नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है, उनके प्रशासन में है, उनके विजन में है, उनके विकसित भारत का जो विजन है उसमें है। उसमें मैं उनका, जैसा मैंने हमेशा कहा है कि एक सेना के रूप में जो है मंडी के विकास के लिए, मंडी की प्रगति के लिए जो है सदा ही तत्पर रहूंगी। और इसके साथ ही ये मेरे लिए बहुत ही भावुक कर देने वाला आज वो दिन है। It's a kind of reward for our work. MP and the India Alliance, there are ministers, district secretaries, party functionaries within the party, and at large it's a mandate for Rahul ji to become a PM, and the mandate for the good governance led of Tamil Nadu, led by Honorable Chief Minister. So it's all together. Actually, we all again re-elected with a massive margin. I would like to thank people of Karur. Again, treat me like their own daughter. समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार डिंपल यादव, जिन्होंने मुकाबले में बीजेपी के जयवीर सिंह को हराकर मैनपुरी लोकसभा सीट जीती, डिंपल ने उन पर भरोसा जताने के लिए लोगों का धन्यवाद किया। मैनपुरी के सभी लोगों को जिन्होंने समर्थन दिया समाजवादी पार्टी को और जिन्होंने नहीं भी दिया, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। और मैं समझती हूँ कि आज मैनपुरी ने एक सकारात्मक राजनीति को चुना है। हमेशा मैनपुरी सकारात्मक राजनीति को चुनते आई है और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, मैं ये अपनी बात दोहराती हूँ कि हमारी प्राथमिकता होगी कि मैनपुरी का विकास कैसे हो। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में भी महिलाओं की 1/3 सीटें आरक्षित करने के लिए संसद में महिला आरक्षण विधेयक पारित होने के बाद ये पहला आम चुनाव है। हालांकि कानून अभी लागू नहीं हुआ है। लोकसभा चुनाव 2024 में कुल 8,360 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें 3 ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, लेकिन वे सभी हार गए। वहीं इतिहास की बात करें तो देश की पहली और दूसरी लोकसभा में 24 महिला सांसद थीं। और दिल्ली आपको सीधे ले चलते हैं, जहां पर संसद भवन में आपको बता दें कि बैठक चल रही है एनडीए की। पुराने संसद भवन में ये बैठक जारी है, जहां पर कई राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम शामिल हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। संविधान सदन में ये एनडीए की बैठक चल रही है। बैठक में एनडीए के सभी सांसद मौजूद हैं। काफी बड़े चेहरे आपको बता दें कि इस सब बैठक में मौजूद हैं, जैसे कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। बैठक में नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू भी मौजूद हैं। बता दें कि सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे नरेंद्र मोदी। बैठक में एनडीए के घटक दलों के नवनिर्वाचित सांसद भी शामिल हैं। भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी मौजूद। नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना जाएगा और प्रधानमंत्री तीसरी बार अपने पद की शपथ लेंगे। संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में एनडीए सांसदों की बैठक जारी है। ऐसी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बता दें कि इस बैठक में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भी मौजूद हैं। आज नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना जाएगा और उसके बाद वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। बीजेपी के सारे सांसद यहां पर मौजूद हैं, साथ ही साथ बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री भी यहां पर मौजूद हैं। प्रधान ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बैठक में एनडीए के सभी सांसद मौजूद। नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता यहां पर चुना जाएगा और उसके बाद वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं पुराने संसद भवन की, जहां पर एनडीए की बैठक जारी।
और लाइव न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का